स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम लगाने जा रहे हैं नीट 2021 का जो हमारा पेपर था उसका पार्ट 2 केमिस्ट्री के यदि हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसके लिए तो बड़े ध्यान से आपको एक एक क्वेश्चन देखना है, क्योंकि जैसा कि पिछले पार्ट में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन सीधे पूछ लिए जाते हैं कहां से, भाई एनसीईआरटी से। चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन की तरफ, और पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है भैया आपकी कक्षा 11वीं एस ब्लॉक एलिमेंट से, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, बेरिलियम क्लोराइड यानी कि BeCl2, ये बात। और BeCl2 के बारे में यहां पर कवि कहना चाहते हैं कि यदि यह ठोस अवस्था और वाष्प अवस्थाओं में पाया जाता है तो जो अवस्थाएं होंगी उसमें जो संरचनाएं होंगी उनका आकार किस प्रकार का होगा। श्रृंखला दिया है, रेखीय दिया है, द्विलक दिया है और फिर वही सब दिया है। बात समझ में? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसको ठोस अवस्था में ही डिजाइन करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। सबसे पहले हम, ठीक है, ठोस अवस्था में ही डिजाइन करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग कहानी है कि कहने के लिए तो ये आयनिक कंपाउंड होना चाहिए था, क्योंकि इसमें एक धातु और एक अधातु है, पर भैया ऐसा होता ही नहीं है, ये एक अपवाद है। और जब भी बात हम केमिस्ट्री की करते हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस कहां से पूछ लिए जाते हैं, एक्सेप्शन यानी कि अपवाद से। बड़े ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास BeCl2 है जो कि ठोस अवस्था में पाया जा रहा है, तो मैं कहूंगा कि भाई इसका जो आकार है, संरचना है, वो कैसी होगी। तो आपने कहा सर इस तरीके से होगी, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर यहां पर आपका Cl होगा, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये Be होगा, और ये कहानी जो है स्टूडेंट्स बेटा चलती रहेगी। क्लियर? और यदि ये कहानी चलती रहेगी तो हम कहेंगे कि भैया किस रूप में आ रही है, तो श्रृंखला के रूप में, राइट, आपस में कनेक्टेड है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो श्रृंखला के रूप में आपका जो BeCl2 है वो आपका कनेक्टेड होगा जब हम बात करेंगे किसकी, ठोस अवस्था की। तो पहला तो सही हो गया कि श्रृंखला है, तो जहां जहां भी श्रृंखला है वो सही हो सकते हैं। अब हम यदि बात करेंगे कि जो BeCl2 है, यदि ये वाष्पीकृत हो जाता है, यदि ये वाष्प अवस्था में चला जाता है, राइट, तो सिचुएशन में कैसा होगा। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भैया एक B यहां बनाइए, और देखो जब ये वाष्पीकृत हो जाएगा ना तो ये अपने ही जैसे एक BeCl2 के साथ में क्या होगा, कनेक्ट होगा, और ये बनाएगा द्विलक। द्विलक क्या होता है, तो भाई डायमर होता है। दो यदि एक समान चीजें आपस में कनेक्ट हो जाती है, जोड़ी बन जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमर या फिर द्विलक बोलते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैंने कहा इसका क्लोरीन ये, इसका एक क्लोरीन ये, दूसरा वाला जो क्लोरीन है वो यहां पर है, और ये लो भैया, ठीक, और यहां पर आपका एक Be होगा, और ये यहां पर आपका एक क्लोरीन होगा। बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, ये बन रहा है डाइमर। बहुत ध्यान से आप सभी देखेंगे तो भाई ये क्या बन रहा है, तो आप कहेंगे सर ये डाइमर बन रहा है। एक BeCl2 जो है इस तरफ है, एक BeCl2 जो है वो यहां की तरफ दिया हुआ है, और जब ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे तो ये द्विलक या फिर किसका निर्माण करेंगे, तो भाई डाइमर का निर्माण करेंगे। तो पहले आप इतना नोट तो कीजिए, फिर मजे लेते हैं। डन? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल सही बात। तो भैया ये क्या बना रहा है, तो ये बना रहा है डाइमर। और ये जो डाइमर होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, द्विलक। द्विलक इसी को हम बोलते हैं। ये बहुत मजेदार वाली बात है, ठीक है। चलो नोट करेंगे आप, और हम चेक करेंगे। तो भैया पहला ऑप्शन जो है वो मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है कि जो ठोस होगा वो श्रृंखला में होगा, और आपका जो वाष्प अवस्था है, राइट, ये किस में होगा, तो भाई द्विलक में होगा। बहुत बढ़िया वाली बात। चलो आओ और इस कहानी को आगे लेकर चलते हैं। हम बात कर रहे हैं कि निम्न में से ऐसी कौन सी विधि है जिसका उपयोग हम करेंगे अत्यधिक शुद्ध धातु को प्राप्त करने के लिए, ठीक है। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था, पर ट्विस्ट आया यहां पर कि जो आपकी कमरे के तापमान पर कैसी है, तो आपने कहा सर कमरे के तापमान पर ये द्रव अवस्था में पाई जा रही है। धातु तो है पर कमरे के तापमान पे, सॉरी, कैसी पाई जा रही है, तो भाई द्रव अवस्था में पाई जा रही है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि जब भी कोई चीज द्रव अवस्था में पाई जाती है और यदि हम उसका क्या करते हैं भाई, प्यूरिफिकेशन करते हैं, परिष्करण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, तो हम उस समय पर उपयोग क्या कर सकते हैं, तो देखो विद्युत अपघटन तो नहीं कर सकते,
वर्ण लेखिकी यानी कि क्रोमेटोग्राफी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर हमें अवस्था के हिसाब से प्यूरिफिकेशन करना है, ना कि रंगों के हिसाब से। ऑन द सेम वे हम जोन रिफाइनिंग नहीं कर सकते। जोन रिफाइनिंग या फिर मंडल परिष्करण जो है वो ऐसी धातु के लिए होता है बच्चों जिनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी कि गलनांक वो बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें तो बहुत गर्म अपन करते हैं, रूम टेम्परेचर पे आपको करना है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, आसवन। ये वही आसवन है जिसके दो रूपों के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि भैया एक होता है आपका सिंपल डिस्टिलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य आसवन, दूसरा होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जिसे हम लोग बोलते हैं प्रभाजी आसवन। तो ये एक सिंपल सा आपका जो है द्रव है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप इसको बोलेंगे कि सर हम ना यहाँ पर आसवन विधि उपयोग करेंगे और इससे जो हमारा द्रव है उसका हम क्या कर सकते हैं भाई, प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, और ये मैंने कर दिया क्लिक। चलो आ जाओ, दोनों ही क्वेश्चंस हलवा थे। हम चल रहे हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ, और ये सवाल पूछ लिया गया सीधे सीधे जैसा कि बाकी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी से। देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज छुपी हुई है और फिर बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, मध्याह्वक्ता, इसका मतलब क्या होता है कि एक समान क्रियात्मक समूह, प्रकार्यात्मक समूह, उसको मैं क्या कह रहा हूं भाई, FG कह रहा हूं, फंक्शनल ग्रुप। तो मैंने कहा भैया एक समान फंक्शनल ग्रुप में जब, बहुत ध्यान से देखना, एक समान फंक्शनल ग्रुप में जब एल्किल ग्रुप, एल्किल 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 समूह, एल्किल एल्किल समूह की स्थिति बदलती रहती है, कि स्थिति जो है वो कैसी होती रहती है, तो भैया बदलती रहती है। स्थिति कैसी होती रहती है, तो भाई बदलती रहती है, राइट बोलेंगे यस सर। तो ऐसे समावयवता या फिर हम जो है आइसोमर्स को क्या बोलते हैं भाई, इनको हम बोलते हैं मेटा आइसोमेरिज्म या फिर मध्याह्वयवता। बात समझ में आ रही है? मतलब ये है कि भैया जो आपका परमाणु अणुसूत्र जो रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो रहेगा वो तो एक समान रहेगा, पर संरचनाएं कैसी होती जाएगी, बदलती जाएगी। भैया यहां तो हो ही नहीं सकता। यहां क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर कोई फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है। अब यदि हम इन दोनों में बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए इसमें बनाने की हम कोशिश करते हैं। हमने कहा कि भैया CH3 है, देन CH2 है, देन O है, देन CH3 है। आपने कहा सर इस वाले ऑक्सीजन के एक तरफ C2H5 लगा है, दूसरी तरफ जो है आपका सिर्फ CH3 लगा हुआ है। एक काम करते हैं, इस ऑक्सीजन को इधर लेकर आते हैं आप, CH3 देन O देन CH2 देन CH3। तो बात तो एक ही हो गई ना। मतलब जो मैंने पहले बनाया और जो मैंने बाद में बनाया भाई दोनों ही यौगिक कैसे हैं, एक समान है, तो यहां पर भी नहीं हो सकता, बात हो गई खत्म। मैंने क्या कहा, एक समान फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए जिसमें एल्किल समूह की जो स्थिति है वो क्या हो, बदलती रहे। कैसी रहे, बदलती रहे, मतलब एक जैसी ना रहे। तो यदि ऊपर वाला नहीं हो सकता तो नीचे वाला तो फिर खैर हो ही नहीं सकता। ये कहानी समझ में आ गई? मैंने कहा हाँ जी सर। तो अब एक बचा है, बट ये इसमें होगा कैसे उसको भी तो अपन प्रूव करेंगे। तो भैया देखो मस्त वाली ये कहानी है जो मुझे आपको सुनानी है। देखो भैया, देखो पहला बना, फिर आपने कहा सर एक ऑप्शन ये भी तो है, आपने कहा सर एक ऑप्शन ये भी तो है, आपने कहा सर एक और ऑप्शन है अपने पास में। ध्यान से देखेंगे अपन, CH3 देन यहां पर O देन यहां पर C, फिर यहां पर CH3 अगेन CH3 एंड यहां पर CH। तो आप यदि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों संरचनाओं को बहुत ध्यान से देखेंगे, देन यू विल कम टू नो कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बबुआ सब में एक समान है, पर सब में ऑक्सीजन की और फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो कैसी है, डिफरेंट है। कैसे है, बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर एक तरफ CH3, यहां पर एक तरफ C3H7। दूसरे वाले केस में दोनों तरफ एक समान, तीसरे वाले केस में एक तरफ CH3 और एक तरफ भैया ये देखो इस तरीके से डिफरेंट। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा सर एकदम चकाचक मस्त कॉन्सेप्ट के साथ में। तो ये जो ऑप्शन होगा ये किसको दर्शाएगा, एक तो ये समावयवता ना, मतलब ऐसा लगता है कि टंग ट्विस्टर है। आइसोमेरिज्म कितना क्यूट सा लगता है, समावयवता, अच्छा जी ठीक है जी। तो ये हो जाएगा बेटा आपका मध्याह्वयवता, ठीक है। चलो तो अपना आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और मैं आप लोगों को लेकर चल रहा हूं अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आप क्या करेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। बढ़िया बढ़िया हलवा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हम बात करने वाले हैं कुल
14 प्रकार के ब्रेवाइसिस लैटिस यानी कि जालकों के बारे में एक अध्याय है, कक्षा 12वीं का पहला अध्याय जो पहले हुआ करता था, जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट्स या फिर ठोस आपकी अवस्था कहते हैं, वहां से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। ये 14 प्रकार के जो भी ब्रेवाइसिस जालक होते हैं, इनमें अंतः केंद्रित, बात समझ में, एकक कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? तो भैया सीधी सी बात है, 3 प्रकार की होगी। कौन सी इंफॉर्मेशन बेस्ड है? तो एक तो हो जाएगी विषम लंब, बोलो यस सर। कैसी हो जाएगी? तो आपने कहा सर विषम लंब, ये पहली होगी। दूसरी कौन सी होगी? तो बहुत ध्यान से देखिएगा, चतुष्फलकी, ठीक है, चतुर्भुजीय बेसिकली, बात समझ में। और तीसरी जो है वो हो जाएगी आपकी केंद्रीय। तो ये 3 ऑप्शंस होंगे किसके लिए? बहुत ध्यान से देखिएगा, अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं के लिए। और हम कहेंगे कि भैया 14 में से 3 है। अब मेरे को पता है बहुत सारे बच्चे ना 7 पे क्लिक करेंगे। 7 मेन टाइप था और 14 जो थे उसमें सब टाइप मिला जुला कर थे, बात समझ में। तो 7 आंसर नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बात हो रही है सिर्फ अंतः केंद्रित एकक कोशिकाओं के बारे में और उसमें ये 3 ऑप्शंस आते हैं, इसलिए हमारा जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा भाई? 3 हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। और हम चलने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होने वाला है और भी ज्यादा, हाय बाबा पॉलीमर सिलेबस में है, बट पॉलीमर से इतना इजी क्वेश्चन तो यार कोई नहीं पूछता। एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं योगात्मक बहुलकीकरण। कुछ नहीं करना होता है, एक समान दिखने वाली बहुत सारी जो इकाइयां होती हैं उसको आपस में कनेक्ट करना होता है, जैसा कि हम पॉलीथीन के साथ में करते हैं, जैसा कि हम लोग पीवीसी के साथ में करते हैं, जैसा कि हम लोग टेफ्लॉन के साथ में करते हैं। और कैसे करते हैं? बहुत ध्यान से देखिएगा भैया। आपने कहा सर हमारे पास CF2 डबल बॉन्ड CF2 है, और ऐसे वाले हमारे पास कितने हैं? तो भाई हमारे पास ऐसे वाले N हैं, और इसका फिर हमने योगात्मक बहुलकीकरण जब किया तो उस सिचुएशन में अब हमको मिल रहा है CF2 सिंगल बॉन्ड CF2 और भैया यहां पर N। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका नाम क्या था? तो आपने कहा सर देखिए 4 फ्लोरीन है, इसका मतलब टेट्रा होगा, बिल्कुल सही बात। फ्लोरीन है, इसका मतलब फ्लोरो होगा, और क्योंकि 2 कार्बन यहां पर है और उनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है, दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट टेट्राफ्लोरोईथीन। हम इसे क्या बोलेंगे? बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेट्राफ्लोरोईथीन। अब टेट्राफ्लोरोईथीन को यदि आप शॉर्ट में देखोगे तो दैट विल टर्न इनटू अ टेफ्लॉन। क्या बन जाएगा भाई? टेफ्लॉन बन जाएगा। वहीं के वहीं यदि आप नायलॉन 66, नोवोलेक या फिर डेक्रॉन की बात करेंगे तो ये सब कुछ आपका एडिशन पॉलीमराइजेशन या फिर योगात्मक बहुलीकरण के द्वारा कभी हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम बढ़िया वाली मस्त वाली। तो ये 3 ऑप्शंस नहीं होंगे बेटा, क्लियर है? कभी कभी क्या होता है, टेफ्लॉन नहीं दिया होता, उसकी जगह पॉलीथीन दिया होता है, तो आपको उस समय पर क्लिक कहां पर करना है भाई? पॉलीथीन पे। मस्त वाली ये बात है, बड़ा सिंपल सा ये सवाल था और एनसीईआरटी से पूछ लिया गया था। पॉलीमर यानी कि बहुलक वाला आपका जो अध्याय है वहां से एकदम ऐसा हलवा लेवल का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, ठीक है? आप क्या करेंगे? तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे और हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के तरफ। आइए भैया, लेकर चलते हैं आपको आकाशवाणी के मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पे, और एक बढ़िया वाला सवाल करते हैं। यहां पर कहा गया है कि जब हम ऑल इंडिया रेडियो की बात करेंगे तो नई दिल्ली का एक स्टेशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर गिवन है, और कितनी गिवन है? यदि हम बात करते हैं आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग न्यू से दर्शाते हैं, सो दैट इज गिवन बाय व्हाट? 1368 किलोहर्ट्ज। बहुत बढ़िया जी। इसको और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? 1.368 इनटू 10 टू द पावर किलो है 3 हर्ट्ज। और कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने कहा सर हम इसको मेगाहर्ट्ज तक लेकर जा सकते हैं, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज। क्या यहां तक की कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम चकाचक क्लियर हो गई। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका जो ट्रांसमीटर है ना, उससे जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरण निकल रहा है, उसकी आपको वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बतानी है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया गया, पता है कहां से? आप यदि भैया एनसीईआरटी किताब ओपन करते हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान से, राइट? तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था ना C इजिकल टू लैम्डा न्यू वाला, बात समझ में आई? या फिर न्यू लैम्डा वाला,
उसमें तीसरे नंबर का जो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी किताब का, वो सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि भाई एनसीईआरटी का एक भी शब्द जो है वो अपने को स्किप नहीं करना है। आपने कहा ओके गुरुजी, बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया, लैम्डा अपने को निकालना है, सी अपन ने लिख दिया है, न्यू यहां पर पटक दिया है, हीरो बनने का टाइम आ चुका है। चलो सी डिवाइड बाय यहां पर न्यू हो जाएगा, एंड व्हाट इज सी राइट नाउ। तो भाई सीधी सी बात है, प्रकाश का वेग है किस में, तो निर्वात में, ठीक है। एंड दिस इज 3 into 10 raised to the power 8 बटे 1.3 into 10 raised to the power 6। चलो भैया, तो ये हो जाएगा आपका 300, मतलब कि 3 into 10 raised to the power 2 बटे 1.3, and this will turn into what, 300 बटे 1.3। बहुत बढ़िया, 300 बटे 1.3। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि एक होता तो 300 आता, 1.5 होता तो 150 आता, 1.3 है, सो दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। खेल खत्म। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैलकुलेशन को आपको फास्ट करना पड़ेगा। धोखा 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 धोखा, कोई धोखा नहीं हुआ, ठीक है, सही है। देखो कैसे, देखो 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 यार, करना ही पड़ेगा अब तो पूरा कैलकुलेशन। ठीक है जी, मैं क्या कह रहा हूं, 1.5 होता तो मेरा आंसर आ जाता कितना, 150 आ जाता। 2 होता तो मेरा आंसर, नीचे 2 होता तो मेरा आंसर 150 आता। 1.3 है तो 150 से ज्यादा आएगा, है ना, 150 से भैया ज्यादा आएगा। तो एक काम करते हैं, 13 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे अच्छी कहानी है। तो इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। यहां पर आपने 3000 लिखा, इसको आपने 13 लिखा, 13 का पहाड़ा पढ़ना आपने शुरू किया, आपने कहा तो बहुत बेसिक चीज है, 13 दूनी 26, अब बचा 4, 13 तिया 39, है ना, 13 दूनी 26 और 13 दूनी 26 बचा 4, 13 तिया 39 बचा 3, और उसके बाद फिर कर लेंगे अपन। तो हाँ ठीक है, ठीक है भाई, 219.3 मीटर। क्या कैलकुलेशन है यार, मजेदार। और एक में आपका 3 मीटर दिया, एक में आपका 2 मीटर दिया, नहीं क्या बोनस क्वेश्चन था ये, देख लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं भाई 13 दूनी 26, आपने कहा ठीक है सर, 13 दूनी 26, अब बच गया 4, अब बचा आपके पास कितना 40, अब 13 तिया 39, फिर आपके पास बचा 1, फिर 13 सत्ते 91। तो कुछ इसके आसपास आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको एक काम करते हैं, इट्स अ काइंड ऑफ बोनस क्वेश्चन, दैट्स ऑल। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, हम बढ़ेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। और भैया क्योंकि नीट के एग्जाम में टाइम होता नहीं है, ठीक है, चलो, तो वहां पर कुछ मुझे थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रहा है। चलिए भैया हम आगे बढ़ने वाले हैं, और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया धातु विस्थापन अभिक्रिया है। कक्षा 10वीं पहला अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, वहां से एकदम हलवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। मतलब आप यदि क्लास 10th में बढ़िया से पढ़ा होगा तो भी बन जाएगा, 11th 12th वालों को तो बनना ही चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, धातु विस्थापन अभिक्रिया के यहां पर बारे में बात हो रही है। इसका मतलब यह होगा कि यहां पर एक धातु आपके पास होगी जिसको आप लोग A बोलेंगे, फिर ये यहां पर एक धातु B होगी, बात समझ में आई, और यहां पर जो है धातु B का लवण होगा, और भैया ये बना लेगा आपका धातु A लवण के साथ में धातु आपकी जो B है वो कैसी हो जाएगी, बाहर। दैट्स ऑल। धातु B कैसी हो जाएगी, तो आपने कहा सर धातु B जो है वो बाहर हो जाएगी। क्या ये कहानी आपको क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर। तो विस्थापन अभिक्रिया है तो पहली वाली तो हो ही नहीं सकती। पूछो क्यों? क्योंकि ये आपकी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया है, तो ये तो नहीं हो सकती। दूसरी अभिक्रिया हम देखते हैं, यहां पर एल्यूमिनियम जो है उसने क्रोमियम को जो है अलग कर दिया, क्योंकि एल्यूमिनियम की जो रिएक्टिविटी है भाई वो ज्यादा है, क्रोमियम की जो रिएक्टिविटी है वो कैसी है, तो आपने कहा सर कम है। तो ये तो विस्थापन है, ये तो सही है। अच्छा, नीचे वाली भी विस्थापन अभिक्रिया है, नीचे वाली भी विस्थापन अभिक्रिया है, पर यहां पर कहानी में ट्विस्ट है, और वो ये है कि भैया ये धातु विस्थापन अभिक्रिया नहीं है। अब आप बोलेंगे सर यहां तो धातु है, हां बबुआ बिल्कुल सही, पर इत्थे धातु नहीं है ना।
दोनों ही जगह पर धातु होनी चाहिए, मतलब एक ज्यादा क्रियाशील धातु जब एक कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं भाई, धातु विस्थापन अभिक्रिया या फिर मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो इस हिसाब से यह आंसर आपका गलत हो जाएगा। विस्थापन है, धातु विस्थापन नहीं है। और यदि हम लास्ट वाली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, देन अगेन दिस इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, वी मस्ट कॉल इट वियोजन अभिक्रिया। ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्या यहां तक की कहानी दिमाग के अंदर फिट हुई? आपने कहा हां जी सर, एकदम बढ़िया वाले तरीके से क्रॉस चेक हमने किया है, आंसर हमारा आ गया है, हीरो हम बन चुके हैं। चलो भैया आ जाओ। मैं क्या कह रहा हूं, निम्न में असत्य कथन जो है वो आपको क्या करना है, बताना है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस है। क्वेश्चन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से, और कौन से पैराग्राफ से दिया गया है तो वो भी क्लियर है कि जहां पर हमने लेंथेनॉइड संकुचन के बारे में बात की थी, राइट, वहां से ये सवाल पूछ लिया गया है। तो सवाल पढ़िए और मुझे जल्दी से बताइए कि भाई आपका ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद पीछे छिपे हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो ट्राई करो। तो आपने कहा सर देखिए ये सवाल सीधे सीधे जो है कहां से पूछ लिया गया है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन से पूछ लिया गया है। और ठीक है भाई, देखते हैं पहला सवाल, देखते हैं पहला वाला ऑप्शन, देखते हैं कि लेंथेनॉइड आकुंचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व का एक्टिनॉइड आकुंचन कैसा होगा, तो भाई अधिक होगा। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कछु गलत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, अधिकांश त्रिसंयोजी लेंथेनॉइड आयन ठोस अवस्था में कैसे पाए जाते हैं, भाई रंगहीन पाए जाते हैं। गलत बात, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि ये रंगीन आयन होते हैं। कैसे होते हैं, तो आपने कहा सर इनमें से बहुत सारे आयन ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के कारण, बात समझ में आई, किस अवस्था में पाए जाते हैं, तो भैया रंगीन होते हैं। तीसरी बात ये, लेंथेनॉइड ऊष्मा और विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। अब ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि एक बात बताओ ये है क्या, तो आपने कहा सर ये सारे के सारे जो हैं आपकी धातुएं हैं, और यदि ये धातुएं हैं तो ये विद्युत और आपके ऊष्मा के बहुत अच्छे चालक होंगे। तो ये भी भैया बिल्कुल सही बात है, बात समझ में। एक्टिनॉइड अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, विशेष रूप से जब वे सूक्ष्म विभाजित हों। ये भी बात बिल्कुल सही है। और बहुत सारे एक्टिनॉइड्स तो रेडियोधर्मी यानी कि रेडियो एक्टिव भी होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि ये भी बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आई। तो जब बहुत सारी बातें सही होती है और एक बात गलत होती है तो वही हमारा क्या होता है भाई, जवाब होता है। बहुत शानदार वाली बात भैया, बी ऑप्शन जो है उस पर अपने को लॉक लगाना पड़ेगा। लॉक हमने लगा दिया, हीरो हम बन गए। चलेंगे हम अगले वाले क्वेश्चन के तरफ, आ जाइए। अगला सवाल कह रहा है कि जो एथेन है इसके निम्नतम स्थायी संरूपण में द्वितल कोण कितना होगा। तो हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं भाई, देखो निम्नतम स्थायी की बात कर रहा है, ठीक है, और बात किसकी हो रही है भाई, एथेन की हो रही है। अब यदि मैं एथेन की बात करूं तो भैया ये CH3 है और यहां पर भी CH3 है। अब यदि हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हम पाएंगे कि एक कार्बन यहां पर है, ये उसका हाइड्रोजन है, ये इसका हाइड्रोजन है और ये इसका हाइड्रोजन है, राइट। और यदि हम ग्रसित रूप को देखते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ग्रसित रूप में पीछे भी एक हाइड्रोजन है, यहां पर सबके पीछे जो है ग्रसित एक आपका क्या है, हाइड्रोजन है भाई। बात समझ में आई। इसके पीछे एक और कार्बन है, आप जानते हो एक और कार्बन है, तो ये ग्रसित रूप हो गया। तो यहां पर यदि आप एंगल देखोगे तो थीटा बराबर कितना मिलेगा भैया, आपको 0 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, तो ये थीटा इज इक्वल टू यहां पर 0 डिग्री हो जाएगा। पर यदि हम इसका सांतृत्य देखते हैं तो सांतृत्य तो बहुत ही धमाकेदार होगा। और कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कार्बन हो गया पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और भैया तीसरा हाइड्रोजन, और इसके पीछे जो एक CH3 लगा हुआ है, मतलब यदि आप पहले वाले CH3 को देख रहे हो तो दूसरे वाले की हम बात करेंगे। तो इसके पीछे वाला जो CH3 है उसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है और वो ये है, बहुत ध्यान से देखेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो यहां पर जो एंगल आपको मिलेगा दैट मस्ट बी 60 डिग्री। इसका मतलब एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई कि ये कैसा होगा, स्थायी होगा। अब मुझे एक बात तो क्लियर है कि हमारे बहुत सारे धुरंधर बच्चों ने 60 डिग्री पर क्या किया होगा, तो भैया लॉक लगाया होगा, विच इज रॉन्ग, क्योंकि 60 डिग्री वाला जो है वो स्थायी होगा। सांतरित जो है वो आपका कैसा होगा, ये सांतरित है, ये कैसा होगा, तो भैया स्थायी होगा। पर जब आप बात करते हो कि सर ग्रसित या एक्लिप्स्ड की यदि आप बात करेंगे तो वो कैसा होगा भाई, अस्थायी होगा। इसलिए 0 डिग्री जो है दैट मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। एकदम हलुआ क्वेश्चन, कहां से पूछ लिया गया, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 11वीं, और अभी पेज नंबर याद नहीं आ रहा, नहीं तो हम वो भी बता सकते, क्योंकि ये इतने कॉमन क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, ये बार बार क्या होते हैं ना, रिपीट हो जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का मैं क्या कहता हूं, एक भी शब्द अपने को स्किप नहीं करना है।
मतलब किसने लिखा है वो भी पढ़ना है आपको, बात समझ में, सारांश भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है जी। चलिए, तो एक तरफ आपके पास क्या था, ग्रसित था, दूसरी तरफ आपके पास सांद्रित था। इंग्लिश में यदि हम बात करेंगे तो भाई ये वाला एक्लिप्स था और ये वाला स्टैगर्ड था। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, और भाई हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही तरीके से आ चुका है। हम चलेंगे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, बहुत ध्यान से आप देखेंगे और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चलो भैया, एक सूची ए दी गई है, एक सूची बी दी गई है, दोनों का आपको मिलान करना है, राइट। और केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन से एक बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और फिर जो है सही जवाब की खोज करते हैं, ठीक है। ट्राई करो। तो कहानी कहां से शुरू होगी भैया? PCl5 से होगी, और यदि आप PCl5 को ध्यान से देखेंगे तो इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर देखिए फास्फोरस के लास्ट ऑर्बिट में 5 है, क्लोरीन की क्वांटिटी भी 5 है, दोनों 10 हो गया, डिवाइड बाय 2 किया तो भाई इसमें आ गया आपका sp3d, ये हाइब्रिडाइजेशन होगा। SF6 की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हो जाएगा sp3d2। BRF5 की यदि हम बात करेंगे तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d, और यहां पर 7, यहां पर 5 2, और BF3 की यदि आप बात करेंगे सो दिस मस्ट बी BF3 है ना, तो sp2 हो जाएगा। दैट्स ऑल। तो इस तरीके से हमें सबके संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन मिल चुके हैं, हम सबका बनाने वाले हैं डायग्राम, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी हो जाएगी। चलिए भैया, तो सबसे पहले PCl5 जो है वो हम बना लेते हैं, और PCl5 जो है वो हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो क्लोरीन मैंने जो है ये सब जगह पर यहां पर ऐसे 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 और ऐसे जो है वो कैसा कर दिया भाई, लगवा दिया, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, PCl5, राइट। अब इसको आप क्या बोलोगे? तो भाई ये हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा पहला 10 नहीं रुको, अरे अपनी वाली स्टाइल में करेंगे ना यार, चलो आ जाओ। तो मैं कह रहा हूं भाई ये एक प्लेन पर यहां पर होगा, इसलिए ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा, त्रिमी आपका जो है ये कैसा हो जाएगा भाई, ट्राइगोनल हो जाएगा, ठीक है। कैसा हो जाएगा ये? तो ये त्रिकोणीय हो जाएगा, ट्राइगोनल हो जाएगा, और एक पिरामिड इसमें ऊपर बन रहा है, एक पिरामिड इसमें ऊपर बन रहा है, और एक पिरामिड जो है वो नीचे की तरफ बन रहा है। तो ये कैसा हो जाएगा? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय हो जाएगा। कि भैया देखो, बड़ी सिंपल सी कहानी, यदि मैं ऊपर की तरफ कनेक्ट करूंगा तो एक पिरामिड तो मुझे मिलेगा ही ना, मैं ऊपर की तरफ कनेक्ट करूंगा तो एक पिरामिड मुझे मिलेगा, नीचे भी एक पिरामिड मुझे मिलेगा, तो ये दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये तो बाबूजी इसका एकदम फिक्स्ड, अरे ये तो एकदम फिक्स्ड हो गया, ठीक है, इसका यहां पर आ गया। चलिए SF6 की यदि हम बात करेंगे, दिस मस्ट बी अष्टफलकीय। काहे ऐसा होगा? क्योंकि ये मेरे पास सल्फर 1 2 3 4, और भैया केमिस्ट्री की जय जयकार, और मैंने यहां पर फ्लोरीन को पटक दिया है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, और ये एक उस पर है, राइट, एक समतल पर है, एक प्लेन पर है, एक फ्लोरीन ऊपर है, एक नीचे है, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा भैया, अष्टफलकीय बनाएंगे। चलो तो इसका तो ये हो गया, इसका तो कहां से लाऊं मैं, ऐसे कर दूं, ये हो गया। अब हम बात करेंगे BRF5 की, किसकी बात करेंगे? तो ये हो जाएगा हमारा BRF5। चलो BRF5 में sp3d2 है आपका, और कहां बनाया जाए, इसको मिटा दूं, ये तो बहुत इजी होता है, ये हर बच्चे को पता होता है, ठीक है। BRF5 के बारे में हम लोग थोड़ी सी जो है बतिया लेते हैं, है ना, बड़ी मजेदार बात। तो भैया ये हो गया आपका BR, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सब जगह पर मैंने फ्लोरीन को पटक दिया है, और ये कहानी उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। चलिए, और एक फ्लोरीन मैंने जो है ऊपर की तरफ भी पटक दिया है, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको हमने नीचे की तरफ रख दिया। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो भैया ये एक समतल हो गया, और ये यहां पर आपको एक पिरामिड जैसा दिख रहा होगा। दैट्स व्हाई वी मस्ट कॉल इट वर्ग पिरामिडीय, क्योंकि यहां पर आपको एक वर्ग मिल रहा है, और ये इधर पे पिरामिडीय हो गया। चलो तो ठीक है फिर। और यदि आप बात करते हो sp2 आपके संकरण की या BF3 की, सो दैट मस्ट बी त्रिकोणीय समतलीय। कैसा होगा? तो भाई त्रिकोणीय होगा, और कैसा होगा, एक ही समतल पे होगा, इसीलिए हम इसको कहेंगे त्रिकोणीय समतलीय, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से ये कहानी कैसी हो गई, एकदम खत्म, ठीक है जी। चलिए नोट कर लेंगे आप, ए का आंसर 4 है, बी का आंसर 3 है, सी का आंसर 1 है, और डी के आंसर की यदि आप बात करोगे तो आंसर कितना है भैया, 2 है, 2 2 2। स्क्रीनशॉट लिया जाए, हरी अप, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ने वाले हैं। ए का आंसर 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, डी का 2, डी का 2, डी का 2। चलो हम थोड़ा और आगे बढ़ने वाले हैं, और यहां पर एक रिएक्शन हमारे सामने दी हुई है,
राइट और इस रिएक्शन को यदि आप ध्यान से देखोगे, इसमें हमारे पास यहां पर सोडियम एसिटेट आयन दिया हुआ है, और भाई इसको आप जब गर्म कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, तो आपको एक आपको एक क्या मिल रहा है, एल्केन मिल रहा है, और साथ में आपको क्या मिल रहा है, सोडियम कार्बोनेट मिल रहा है। हम सब जानते हैं कि यहां पर जो NaOH है और उसके साथ में भैया CaO होगा 3:1 में, और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, इस रिएक्शन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहां पर जो सही जवाब है वो बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, CaO। सो करेक्ट आंसर विल बी CaO, यानी कि बिना बुझा चूना, या फिर आप इसे चूने का पत्थर भी कह सकते हो। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है, नोट करेंगे। बढ़िया सवाल था यार ये तो, हाँ जी बढ़िया सवाल था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सीधे सीधे इन्होंने किताब से उठाकर पूछ लिया गया था। चलिए भैया एक और क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, और यहां पर सीधे सीधे बात हो रही है इटार्ड रिएक्शन की, क्योंकि लास्ट में हमको क्या मिलने वाला है भाई, बेंजीन मिलने वाला है, और साथ में यहां पर CHO मिलने वाला है। यहां लगा दो या फिर आप इसको यहां पर लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, CHO ये मिलने वाला है। बात समझ में आई? तो ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है। और जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कक्षा 12वीं की, तो हमारे पास भैया 24 ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हम स्पेशल रिएक्शंस कह सकते हैं, या फिर नेम्ड रिएक्शंस कह सकते हैं, जस्ट लाइक वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन, सेंड-मेयर्स रिएक्शन, एंड सो मेनी रिएक्शंस आर देयर। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो भी असाइलेशन और अल्काइलेशन, 2 प्रकार की। तो बहुत सारी रिएक्शन उसमें से एक यहां पर दी गई है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास भाई मिथाइल बेंजीन है, इसको हमने अभिक्रिया कराई, ठीक है, और ध्यान से देखना यहां पर CS2 है, तो हमें मिलने वाला है एक इंटरमीडिएट। और आप याद करो, हमें जो इंटरमीडिएट मिलता है वो बहुत बड़ा, राइट, बहुत बड़ा सा दिखने वाला इंटरमीडिएट मिलेगा, और वो ये तो नहीं है, वो ये तो नहीं है। इटार्ड रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो ये जो आपका CH था यहां से, राइट, ये जो आपका CS था यहां से 2 हाइड्रोजन बाहर आ जाएंगे, और उसकी जगह पर ये पूरा जो पार्ट है ना, राइट, इसमें कनेक्ट होकर ये यहां पर ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था भैया आपका इटार्ड रिएक्शन, जिसमें आपको बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा, जिसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो भाई सीधी सी बात है, X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक बार हम चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर जो है वो यही होगा। चेक करेंगे, बहुत मजेदार, ठीक है, नोट कर लो। मतलब नीट में सीधे सीधे एनसीईआरटी किताब देखी जाती है, एक पेज पलटाया जाता है ऐसे, पेपर बनाने वाले की भैया हर चैप्टर के पेजेस पलटते जाएंगे, जहां पर ऐसी इंफॉर्मेशन हमको दिखेगी जो एग्जैक्टली पिछले सालों में नहीं पूछी गई है, वहां से एक क्वेश्चन हम उठाएंगे और पटक देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो थोड़ा और हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमारे पास भाई एक सूची ए दी गई है, एक सूची बी दी गई है, और दोनों के बीच में हमें क्या करना है भाई, मिलान करना है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सबसे इजी उठाते हैं यहां से, मैं क्या कह रहा हूं भाई, सबसे इजी उठाते हैं यहां से। और यदि हम एक ऐसे शब्द की बात करें जिसको हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, तो भैया वो है आपकी अम्लीय वर्षा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और ऐड करते हैं, हम सबने अपने सिलेबस में पढ़ा है 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं और यहां तक की 12वीं में, कि जो अम्लीय वर्षा होती है वो संगमरमर के लिए, ताजमहल के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। और अम्लीय वर्षा होने के कारण जो रंग होता है वो धूसर हो जाता है किसी भी संगमरमर की चीज का, उसकी जो शाइनिंग होती है, चमक होती है, वो कैसी हो जाती है, तो भैया कम हो जाती है। इसका मतलब ये कि अम्ल वर्षा की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पर एंट्री किसकी होगी भैया, संगमरमर की, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की। कहां दिख रहा है रे भैया, देखो जरा, पहली वाले में तो नहीं है, दूसरे वाले में भी नहीं है, तीसरे वाले में हमने ये देखा कि कैल्शियम कार्बोनेट जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तब वो हमको देगा कैल्शियम सल्फेट, साथ में हमको मिलने वाला है H2O, और साथ में अपने को मिलेगा क्या, CO2। और वो जो CaSO4 आपको दिख रहा है, जिसको आप कैल्शियम सल्फेट कह रहे हो, इसी के कारण जो संगमरमर है उसके ऊपर एक धूसर कलर की, ठीक है, ग्रे कलर की जो लेयर है वो आ जाती है। तो ये तो फिक्स हो गया ना, ये कैसा हो गया अपना, फिक्स्ड हो गया। चलो इसके बाद हम बात कर लेते हैं भाई ओजोन क्षरण की। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब भी ओजोन क्षरण की बात होती है हमेशा रिएक्शन में HNu लिखा होता है। और HNu क्या है, तो भैया सूरज की रोशनी जो है उसको HNu से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, राइट। तो ध्यान से देखेंगे भाई B और D में से कोई भी एक हो सकता है, ए तो नहीं होगा, पर ठीक है। आपको पता है कि HOCl जो होगा वो सूरज की रोशनी में OH नेगेटिव
OH और रुको, दोनों के रेडिकल मिलेंगे अपने को, OH और Cl जब बनाएगा, बात समझ में आई, तो इससे जो ओजोन परत है उसका क्या होगा भैया, क्षरण होगा, ये अपन जानते हैं। और ये इंफॉर्मेशन अपने को कहां से मिली, कक्षा 11वीं लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, राइट, वहां पर सीधे सीधे एक इक्वेशन लिखी हुई है और वो इक्वेशन ये है। चलो, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं SO2 की। ये ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, मिलेगा और ये SO3 का निर्माण करेगा। और स्टूडेंट्स, ये जो आपका SO3 होता है, ये भयंकर वाला प्रदूषण क्रिएट करता है, किस में, तो भाई क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल क्या है मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि आपका जो SO3 बन रहा है वो क्षोभ मंडल के लिए क्या करेगा, तो भाई प्रदूषण करेगा। बहुत शानदार सी बात, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग थिंग कि यही SO3 जो है वो बाद में H2SO4 के साथ मिलकर निर्माण करेगा किसका, अम्लीय वर्षा का। तो पहले प्रदूषण होगा फिर अम्लीय वर्षा होगी, इसलिए कंफ्यूज मत होना, राइट, क्योंकि ऑलरेडी ये रिएक्शन गिवन थी, इसलिए अम्लीय वर्षा वहां पर आ जाएगी। यदि ये रिएक्शन गिवन नहीं होती और बाकी के सारे ऑप्शंस डिफरेंट होते तो ये आंसर भी आपका अम्लीय वर्षा में आ सकता था। दैट्स ऑल। बचा क्या अब, NO2, धूम कोहरा, बिल्कुल सही बात है कि NO2 जो होता है सूरज की रोशनी में टूटकर NO और ऑक्सीजन बना लेता है। और यहां पर ये जो ऑक्सीजन और NO है ये कारण बनता है कि इसके लिए कि आपका जो स्मॉग होता है, जिसे हम लोग धूम कोहरा भी कहते हैं, राइट, या फिर आप ये कह लो कि धुएं के साथ वाला कोहरा जो होता है उसको बना लेता है। क्लियर है कहानी, हाँ जी सर। चलो, A का आंसर 4 है भैया, A का आंसर है 4। B का आंसर यदि हम बात करें तो ये है स्टूडेंट्स 3। सी के आंसर की यदि हम बात करते हैं तो ये है A, मतलब 1। और डी की यदि हम बात करते हैं तो दिस इज 2। क्या ये क्लियर? पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो उठाकर दिया गया है लास्ट चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री से। चलिए इसको अपन क्रॉस चेक करेंगे और देखते हैं। ए का आंसर 4 है, बी का आंसर 3 है, सी का आंसर 1 है और डी का जो आंसर है ये है आपका 2। चलिए थोड़ा हम और आगे बढ़ने वाले हैं। हम बात करेंगे भैया किसके बारे में, सूची 1 का हम मिलान कर रहे हैं सूची बी के साथ में। चलो ठीक है जी, बढ़िया है जी। जैसे ही मेरे दिमाग में ये निर्जल AlCl3 आता है और CO आता है, सबसे पहले एक बात क्लियर होती है कि ये जो रिएक्शन है ये हमारी गेटरमैन-कोच रिएक्शन है। जब हम बेंजीन की, आप ध्यान से देखिएगा, जब हम केमिकल रिएक्शंस देखते हैं किसकी, वही बेंजीन की, जब हम बेंजीन की रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं तो वहां पर एक ये गेटरमैन रिएक्शन अपने को मिलती है। बात समझ में आई। और एक ऐसी रिएक्शन है स्टूडेंट जिसको हम एस्टरीकरण रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हमने कक्षा 10वीं में भी पढ़ा था, जहां पर हम क्या करते थे, एक अल्कोहल को, एक हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, जहां पर हम एक अल्कोहल को, हमारा जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसके साथ क्या करते थे, रिएक्शन करवाते थे और इसके बाद फिर निर्माण किसका होता था, एस्टर का। और आप सब लोगों ने इसको ऐसे भी पढ़ा था कि जब एस्टर बनता था तो एक मीठी और भीनी भीनी सी उसमें से क्या निकलती थी भैया, खुशबू निकलती थी। चलो ये वाली बात भी खत्म हो गई और आएंगे आगे, ठीक है जी। और यदि आप लास्ट वाली रिएक्शन की बात करोगे, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं कहां पर, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है जी। ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, और कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ में, हैलोजन और लाल फास्फोरस के साथ में, तो उस टाइम पर अपने को मिलती है HVZ। HVZ याद करो, और नाम देख रहे हो, हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की। जेलेंस्की है मतलब यूक्रेन रशिया के आसपास, ठीक है, जेम्सकी जेलेंस्की उधर ही होते हैं ना। चलिए भाई, तो ये हो गया। अब बचा क्या, अब तो और भी इंटरेस्टिंग चीज बची कि भाई हेलोफॉर्म रिएक्शन की जब भी हम बात करेंगे तो ये वाली बात होनी है। बात समझ में आ गई। मैं सबकी रिएक्शंस नहीं लिख रहा हूं, पर ये सबकी रिएक्शंस को आपको पढ़ाया जा चुका है, इसलिए कोनो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो आप एस्टरीकरण से और गाटरमैन-कोच रिएक्शन या गैटरमैन-कोच रिएक्शन जो है वहां से इजीली समझ सकते थे, तो बचे हुए ऑप्शंस को कनेक्ट कर पाना बड़ा ही आसान है। नहीं भी करते तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि भैया आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया या फिर HVZ अभिक्रिया जो है ये ऑलरेडी कैसी है, तो आपने कहा सर ये ऑलरेडी बड़ी इजी है, समझ में आ गई है। चलो पक्का, हाँ जी सर। चलिए भैया, ए का आंसर क्या होगा, आपने कहा सर 2,
बी का आंसर क्या होगा? आपने कहा सर 3। सी का आंसर क्या होगा? आपने कहा सर डी यानी कि 4। और डी का आंसर क्या होगा? तो जो बचा वो होगा। ये बात नोट करेंगे सभी, पक्का? आइए हम इसके ऑप्शंस को क्रॉस चेक करेंगे। ये इधर से थोड़ा सा ना अपन ना मिटा देते हैं। अच्छा मिटा दिया क्या? A2 B3, A2 B3 C4 D1 और यही अपना क्या होगा? सही जवाब। देख लो सही जवाब। इसको हटा दूं क्या यहां से? क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। तो स्टूडेंट्स क्या करना है, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, एनसीईआरटी किताब पहले पेज के पहले शब्द से लेकर अंतिम पेज के अंतिम शब्द तक अपने को देखना ही देखना है, वहां से क्वेश्चन बना दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए निपटाते हैं इस कॉन्सेप्ट को। हम बात करेंगे कि भाई हमारे पास BF3 है और एक समतलीय और इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। अब यदि आप इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक की बात करोगे तो इसका मतलब क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा कि इसका मतलब यह होता है कि बोरॉन ने पूरे तामझाम कर लिए, सारे बॉन्ड बना लिए, उसके बाद भी बोरॉन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंतिम कक्षा में 8 नहीं हो पा रहे। समझते हैं इस कहानी को, आ जाइए। ये रहा बोरॉन, ये रहा पहला फ्लोरीन, ये रहा दूसरा फ्लोरीन, ये रहा तीसरा फ्लोरीन। और यदि हम बात करते हैं राइट इलेक्ट्रॉनों की, तो भैया ये लो। अब बोरॉन के पास अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? तो आपने कहा सर 1 2 3, 1 2 3 यहां पर खाली और हो गए। किसके हो गए भाई? फ्लोरीन के हो गए। तो अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन अपने और शेयरिंग वाले मिलाकर, साझेदारी वाले मिलाकर कितने हुए भाई? सिर्फ 6 हुए ना। अब हाइब्रिडाइजेशन की भी बात कर लेते हैं। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा? ये सारे 120 डिग्री वाले, ये सारे के सारे 120 डिग्री वाले, इधर वाला भी 120 डिग्री वाला है, राइट? तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भैया sp2 तो हो गई होगा, sp2 तो हो गई होगा। और अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या वही लिखा है ना, देखो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या है, तो उसमें हम सिर्फ अंतिम कक्षा वाली लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ठीक है? नहीं तो आप जो है काउंट करने लगेंगे कहां से? तो भैया s ऑर्बिटल से, दैट्स नॉट काउंटेबल, राइट? चलिए भाई, तो sp2 तो होगा ही होगा, और साथ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? तो आपने कहा सर 6 हो जाएगी, खत्म बात। पक्का? मस्त वाली कहानी, हमने किया क्रॉस चेक। अब हम बढ़ेंगे आगे और आने वाला है मजा। चलिए भाई, एक रिएक्शन यहां पर गिवन है, डायजोनियम सॉल्ट मुझे वहां पर दिया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। सीधे सीधे रिएक्शन उठा दी गई है कहां से? तो अमाइन वाला जो चैप्टर है ना, वहां से सीधे सीधे आप इसको ये कह सकते हो कि अमाइन वाला जो अध्याय है, सीधे सीधे वहां से इक्वेशन उठा दी गई है, राइट? और भैया देखो मस्त वाली बात, बीच में तो अपने को डायजोनियम मिल रहा है, और साथ में इंटरेस्टिंग बात यदि हम कहेंगे तो मुझे यहां पर ऐसा क्या रखना है कि वो इस वाले पार्ट को हटा सके। तो वो रिएजेंट H2O तो नहीं हो सकता, वो रिएजेंट अल्कोहल जरूर होगा, HI नहीं हो सकता, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। ये हेलो एल्केन वगैरह में बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट? CH3 देन CH2 देन यहां पर OH। क्लियर है कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, एकदम क्लियर है कहानी। अल्कोहल ही वो चीज होगी, राइट, जो यहां से डायजोनियम ग्रुप जो है, जिसको हम लोग डाइएजो ग्रुप कहते हैं, राइट, उसको यहां से रिमूव करके वहां पर आपको जो है क्या बता सकती है? तो ध्यान से देखिएगा भैया, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1, 3, 5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। क्या होगा इसका नाम? ट्राइब्रोमोबेंजीन, दैट्स ऑल। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर। तो आंसर बेटा हमारा यही होगा। और अब हम चलेंगे अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? आप नोट करेंगे इसे। अच्छा सवाल, मतलब आप ये समझ लो कि किताब ओपन की, पेज पलटा, एक क्वेश्चन सामने देखा, उसको हमने कहा कि भैया ऐसे अपन क्वेश्चन बनाते हैं, खत्म बात, चलो आ जाओ, ठीक है? चलो और आगे हम बढ़ने वाले हैं। सी वन मोर रिएक्शन इज गिवन हियर, और यहां पर अपने को क्या मिलने वाला है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बात तो क्लियर है कि ये जो है NaBH4 की यदि हम बात करेंगे तो भाई ये दुर्बल, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये दुर्बल आपका क्या है? अपचायक है। ये दुर्बल अपचायक है, इसका मतलब ये करेगा क्या?
बहुत ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन को हटाएगा, ऑक्सीजन को हटाएगा, राइट, और हाइड्रोजन को जोड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है जी, जोड़ेगा। तो ये करेगा क्या, बहुत ध्यान से देखिएगा, भाई ये ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जो होगा उसको क्या करेगा, तो भैया ऐड कर देगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ऑक्सीजन को हटा देगा और हाइड्रोजन जो भी होगा उसको क्या कर देगा, ये ऐड कर देगा। आपने कहा ओके सर, यहां तक तो एकदम चकाचक वाली बात है। अब यदि हम यहां पर देखेंगे तो भैया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अपने पास इधर पे भी है, इधर पे भी है। अब वो आपका कौन सा ग्रुप है, तो RCOOR, एस्टर ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है, तो भाई कार्बोनिल ग्रुप है। देखो सी के साथ लगा हुआ है ना, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, आपने कहा सर ये कार्बोनिल ग्रुप होगा। बड़े इंटरेस्टिंग कहानी। तो किसको हटाएगा, इसको तो नहीं हटा सकता। पूछो क्यों, अरे दुर्बल है बबुआ, दुर्बल। तो दुर्बल अपचायक के बीच वाले कार्बन में से ऑक्सीजन को नहीं हटाने वाला है। पर यदि हम बात करेंगे तो ये देखो, पर यदि हम बात करेंगे तो कार्बोनिल वाले को ये हटा सकता है और यहां पर H आकर जुड़ जाएगा। दैट्स ऑल। मतलब ये कि आपको सिर्फ क्या करना है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बेंजीन नहीं है, ये आपका साइक्लोहेक्सेन है और इसके ऊपर यहां पर OH आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। एक OH वाला यहां दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो सेम हो गया। चलो इसको हटा देते हैं, ये तो गलत है। इसमें कौनो परिवर्तन नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। यहां पर भी खेल कुछ मजेदार नहीं लग रहा है। ये बिल्कुल सही आपका जवाब होगा। दैट्स ऑल। देख लो ध्यान से। तो जब भी आपको ये रिएक्शन आती है, आपके दिमाग में हमेशा एक चीज आनी चाहिए कि भाई दुर्बल आपका जो अपचायक है वो कार्बोक्सिलिक में से ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड तोड़ सकता है, पर वो आपके एस्टर में से ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं है। आपने कहा जय बात सर। चलो चलिए भाई, थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं। हम एक और शानदार सवाल करेंगे कि आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, राइट। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, वो एक समान होती है। रुको ना जरा, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है, जहां इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है एक समान है। जहां इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी है भाई, एक समान है। कर लेते हैं काउंट। कैसे करोगे काउंट, वो भी बता देता हूं। देखो, परमाणु क्रमांक उठाइए। आपने कहा हाँ जी सर। उसके ऊपर जितना चार्ज लगा हुआ है उसके हिसाब से खेल लीजिए। तो आपने कहा सर इसका परमाणु क्रमांक 8 है और 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, 10 होंगे। इसका परमाणु क्रमांक 9 है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, भाई 10 होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया है, तो 2 नेगेटिव है। 1 इलेक्ट्रॉन कैसे गेन किया, तो आपने कहा सर 1 नेगेटिव है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, मजेदार एकदम बात। चलो यहां पर यदि हम देखेंगे तो भाई 10 है, यहां पर भी यदि हम देखेंगे तो ये 10 है। 11 थे, 1 दे दिया, 12 थे, 1 दे दिया। चलिए Mn की यदि हम बात करेंगे तो Mn क्या होता है आपका 25, यही होता है ना। साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, साइंस टीचर वेरी क्रिएटिव, मांगे मांगे Mn 25 में से हमने 2 दिया, तो अब इसके पास बचे कितने, इस वाले के पास 23 और यार इसके पास भी 23 बचे। पर सम इलेक्ट्रॉन का युग्म नहीं है, क्योंकि ये 26 है ना, इसमें से 3 निकालेंगे तो ये भी 23 बचेंगे और Fe में से 2 निकालेंगे तो भाई 24 बचेंगे। इसमें से भी 2 निकालेंगे तो हाँ, इसमें से 2 निकालेंगे तो भैया 25 थे, 2 निकालेंगे तो 23 बचेंगे। भाई बात समझ में आ गई। बड़ा बढ़िया सवाल। और यदि आप ऊपर के 3 को देखेंगे तो 10 10 10 10 23 23, मतलब ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते। ये हो गया आपके गलत। और भैया लास्ट वाला जो है वो बिल्कुल आपका सही होगा। ये सम इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल भी नहीं है। दैट्स ऑल। देख लो। अच्छा, ये देखकर भी हम बता सकते थे, क्योंकि बहुत ध्यान से देखिएगा, देखकर हम क्यों बता सकते थे, क्योंकि 2 यदि आपके पास यदि कोई 2 तत्व हैं और यदि दोनों ही एक जैसे इलेक्ट्रॉनों को दान कर रहे हैं, इसका मतलब एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई, और वो ये है कि वो दोनों सम इलेक्ट्रॉनिक्स कभी हो ही नहीं सकते। तो डी मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन,
राइट आपने कहा हाँ जी सर, हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, हम एक तगड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे। राइट हमारे पास 0.007, तो यार जेम्स बॉन्ड वाली फील आ रही है, ठीक है जी। 0.007 m एसिटिक अम्ल की मोलर चालकता दी हुई है, ठीक है जी। लैम्डा m दिया हुआ है और एसिटिक अम्ल का वियोजन स्थिरांक जो है ये क्या है आप लोगों को बताना है। एसिटिक अम्ल का जो वियोजन स्थिरांक है वो क्या है ये हम लोगों को बताना है। तो भाई सीधी सी बात है, हम एक काम करेंगे, एक मोलर चालकता हमें यहां दी हुई है, बोलो यस सर, ठीक है। दूसरी मोलर चालकता हम यहां से निकाल लेंगे, बोलो यस सर, दोनों को जोड़ के निकल जाएगी, ठीक है। दोनों के जो रेशो है यानी कि अनुपात है वहां से हमारा अल्फा आ जाएगा, और एक बार यदि अल्फा आ गया तो उसके बाद हम वियोजन स्थिरांक यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट इजीली निकाल सकते हैं। अब मैंने पूरी हिंट आप लोगों को दे दी है, मुझे आपका आंसर चाहिए, उसके बाद जब मैं करवाऊंगा आप क्रॉस चेक करेंगे, अपन हीरो बनेंगे। चलो जल्दी करो। तो आपने कहा सर सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया कि यहां पर जो C है बेसिकली क्या दिया हुआ है, देखो C क्या होगा भैया, तो कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता होगी, और कितनी होगी, तो 0.007 m, 0.007 m, इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, तो 7 × 10⁻³ m, तो आपकी जो है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि सांद्रता आ गई। दूसरी बात, यदि हम यहां पर बात करते हैं मोलर चालकता की, जिसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करेंगे, पर क्योंकि हम पूरे आयन की निकाल रहे हैं इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे, दिस इज व्हाट 20 S साइमंस, और ये यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये भैया ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यहां पर ऐसा मोल दिया हुआ है। चलिए भाई ये चीज दी हुई है। अब यदि हमारे पास आ जाता है आपका क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, क्या जाता है, यदि हमारे पास आ जाती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, मतलब हम मोलर चालकता निकालते हैं कब, जब हमारे पास अनंत तनुता होती है उस सिचुएशन में, तो इन दोनों के रेशो से तो हम क्या निकाल लेंगे भाई, अल्फा निकाल ही लेंगे। बात समझ में आई। और यदि आपसे वियोजन स्थिरांक के बारे में बात किया जाए तो आपका वियोजन स्थिरांक क्या होगा, तो आपने कहा सर C⁴ डिवाइड बाय 1 - अल्फा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। तो भाई सीधी सी बात है कि C यहां पर दिया है, अपने को अल्फा निकालना है, और अल्फा क्या होता है, तो आप जानते हो कि सर अल्फा होता है इतना बटे इतना। चलो अल्फा के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहां पर गिवन है, आपने कहा सर ये तो हो जाएगा इजीली, पर हमारे पास ना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन नहीं है। अनंत तनुता पर जो मोलर कंडक्टिविटी है वो हमारे पास दी हुई नहीं है, पर हमारे पास दिया हुआ है, यदि हम एसिटिक अम्ल की बात करें तो उसके आयनों की मोलर कंडक्टिविटी अनंत तनुता पर, तो उसके जो आयनों की मोलर कंडक्टिविटी यदि हम उसको जोड़ देते हैं तो ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। मतलब ये कि यदि मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, किसके लिए, CH3COOH के लिए, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, इसका एनायन प्लस यहां पर होगा आपका CH3COO नेगेटिव। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा सर बिल्कुल एकदम चकाचक क्लियर हो गई, और दोनों की वैल्यूज को हम लोग ऐड कर देंगे भैया, एक तरफ 350 है, एक तरफ आपका 50 है, दोनों को आपने ऐड कर दिया, 400 यहां पर आ गया, और इकाई को आप लगा दीजिए, साइमन हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया, पर मोल इनवर्स हो गया। तो इस तरीके से ये वैल्यू जो थी ये कितनी आ गई अपनी, 400 आ गई, और इकाई तो ये पूरी रहेगी रहेगी। यहां से हम निकालेंगे अल्फा, वो वैल्यू को हम ऊपर पुट करेंगे और हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। पहले आप यहां तक नोट करो, तो बड़ा इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा। और इंटरेस्टिंग कहानी कि ये सवाल भी पूछा गया था कहां से, तो भैया NCERT से, राइट। आपने कहा हाँ जी सर, चलिए इसको हमने यहां से हटा दिया, ये हमने इस तरीके से इस जगह से हटा दिया। अब यदि हम देखेंगे तो भाई अल्फा कितना हो जाएगा हमारा, तो 20/400 ये गया, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 1/20। तो अल्फा हमारा आ गया 1/20। अब 1/20 जो है वो बहुत कम होता है, 0.005 होता है, तो ये लगभग कितना आ गया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, दिस इज 0.05। क्लियर हो गई कहानी, क्योंकि 0.5 होता है, यदि वो 10 होता तो 0.05 ही हो गया। अब ये वैल्यू बहुत कम होती है, तो ऐसे टाइम पर क्या करने का कि जो आपका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वहां से, सॉरी हाँ हर है वहां से आपको अल्फा यदि हटा दोगे तो भी चल जाएगा।
क्योंकि आप यदि 1 में से इस वैल्यू को घटाओगे तो ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही आने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू क्योंकि बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब हम सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा को लगभग कितना लिख सकते हैं, सी अल्फा स्क्वायर। क्या ये कहानी क्लियर हुई? आपने कहा हाँ जी सर, क्योंकि इसका मान बहुत कम है, इसको अपन हटा देंगे बेटा यहां से। ठीक है, अब भाई सी क्या है? तो आपने कहा सर सी है 7 इंटू 10⁻³ हम इसका स्क्वायर कर देंगे और इंटू नहीं, सी का स्क्वायर नहीं है तो सी था आपका, अल्फा का हम स्क्वायर कर देंगे। अल्फा कितना है? तो आपने कहा सर 1/20 और यहां पर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से भैया के ए जो है वो आपका आ गया। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो गई, हम बढ़ेंगे आगे। चलो आंसर की यदि हम बात करेंगे तो भैया आंसर अपना कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। 7 गुणा 10⁻³ डिवाइड बाय नीचे की तरफ मुझे मिलने वाला है क्या, 20 गुणा 20 यानी कि 400। ठीक है जी, तो भाई सीधी सी बात है 1 पॉइंट समथिंग में आएगा। ये दोनों जीरोस को यदि मैं ऊपर लेकर जाता हूं, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 10⁻⁻5। तो 7/4 गुणा 10⁻⁻5। ओके, तो 7/4 कितना होगा? तो भाई 1 पॉइंट, फिर बचेंगे कितने? तो आपके 30 बचेंगे, फिर 1.7 के आसपास। तो 1.7 के आसपास होगा। ये दोनों ऑप्शन तो अपने वैसे ही गलत हो गए, इन दोनों में से कोई एक होगा। -5 लगाए, दिस मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। आपने कहा सर ये हुई ना बात, और हमारा आंसर भैया हमारे सामने है, नोट करेंगे सभी। चलिए स्टूडेंट्स, एक और शानदार वाला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कि भाई 1 लीटर आयतन में हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि 273 केल्विन पर एक मिश्रण है जिसमें 4 ग्राम ऑक्सीजन और 2 ग्राम हाइड्रोजन है। 4 ग्राम ऑक्सीजन है और 2 ग्राम जो है आपकी हाइड्रोजन है। उसका कुल एटीएम में उसका कुल दाब हो, एटीएम में तो दाब ही होगा ना, तो उसका आपको कुल दाब बताना है। और किस में बताना है? तो भाई एटीएम में बताना है, और आपको इनमें से एक सही विकल्प जो है वो चुनना है। बढ़िया सवाल है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखना। आपको क्या बताना है? तो आपने कहा सर कुल दाब आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन कहां से लिया गया? तो ये हमारी फेवरेट इक्वेशन भैया, पीवी इज इक्वल टू व्हाट, एनआरटी। अब यदि आप पी टोटल निकालना चाहते हैं तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि बेटा यहां पर जो है 2 अलग अलग प्रकार की गैसें दी हुई है, इसलिए हमें जो है एन टोटल भी निकालना पड़ेगा। तो ये एन टोटल हो जाएगा, ये आर टी हो जाएगा। अच्छा, कुछ वी जैसी चीज दी है क्या? बिल्कुल दी है। तो यहां पर आपका जो वी है वो कितना दिया है? तो भैया वी आपका दिया है 1 लीटर, तो इसको अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की यदि हम बात करें तो v यहां पर दिया है, r यहां पर दिया है, t यहां पर दिया है। अब पूरा कैलकुलेशन किसके लिए होगा? तो आपने कहा सर nt के लिए होगा। बात समझ में आई? अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन पैदा होता है कि सर nt कितने से लाएंगे? तो भाई nt जो है वो क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर 2 प्रकार की गैसें यहां पर दी हुई है, एक हमारे पास ऑक्सीजन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है, यही है ना। एक हमारे पास ऑक्सीजन है और एक हमारे पास हाइड्रोजन है। हम नंबर ऑफ मोल्स फॉर ऑक्सीजन निकालेंगे प्लस नंबर ऑफ मोल्स फॉर हाइड्रोजन निकालेंगे, और आंसर हमारा आ जाएगा। और यदि मोलों की संख्या मुझे निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़ी शानदार कहानी की, जो भी इनका दिया गया द्रव्यमान है बटे इनका मोलर द्रव्यमान कर देंगे। चलो भैया, तो यदि हम बात करते हैं ऑक्सीजन के दिए गए द्रव्यमान की, तो ये 4 है, बटे इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है भाई? 32 है। ये क्यों लगाना, छोड़ो ना। प्लस हाइड्रोजन की यदि हम बात करेंगे तो ये भी 2 ग्राम है और ये भी आपका 2 ग्राम है। बात समझ में आ गई? देखो 2 ग्राम दिया हुआ है और मोलर द्रव्यमान कितना होगा? तो ये भी 2 ग्राम होगा। चलिए भैया, 4/32 1/8 1/8 प्लस 1, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, 9 डिवाइड बाय 8। ये नंबर ऑफ मोल्स हमारे आ गए। हमको क्या करना है? अब एकदम हीरो बनने का टाइम आ गया, सारे वैल्यूज को मुझे यहां पर पुट करना है। एंड दिस पीटी विल टर्न इनटू व्हाट, एनटी आ गया मेरा 9/8 गुणा आर ऑलरेडी यहां पर गिवन है। ध्यान से देखेंगे भाई, लीटर और एटीएम में है, इसलिए हमें ये वाला आर लेना है। नहीं तो बहुत सारे हमारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे सर 8.314, सीधे ये नहीं करना है, अपने को इकाई जरूर देखनी है। राइट, आपने कहा हाँ जी सर, आर के वैल्यू को मैं यहां पर पुट करने वाला हूं।
और तापमान भी आपने ले लिया कितना 273 केल्विन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट 0 ले लेते हैं तापमान, नहीं केल्विन में ही लेना है आपको, राइट। डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, तो भाई आयतन आपका 1 है तो 1 आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा। और कितना आएगा तो आप एक बार कैलकुलेट कर लो, मैं अभी नहीं कर रहा हूं, पर जो सही आंसर है वो मैं आपको बता देता हूं, आप उससे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, आंसर अपना एग्जैक्टली वही आने वाला है। क्लियर हो गई कहानी? आपने कहा हाँ जी सर, नोट करो बेटा, बढ़िया सवाल था। चलिए भाई एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलने वाले हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन ये वाला जो था ना, स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि द्रव्य की अवस्थाएं जो है, वहां से सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। चलिए भैया थोड़ा और आगे हम बढ़ने वाले हैं, हम बात करेंगे 96 नंबर के सवाल की, जहां पर बात हो रही है 45 डिग्री सेल्सियस पर एक विलयन है जिसमें बेंजीन है और ऑक्टेन है। अब यदि आप बेंजीन की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये तो हमारा फेवरेट केमिकल है। ऑक्टेन की यदि आप बात करेंगे तो ये होता है भैया आपका ऐसा। चलो, और इन दोनों का जो मोलर अनुपात है वो यहां पर दिया गया है, तो N बेंजीन C6H6 बटे यहां पर N C8H8 दिया हुआ है हमारा कितना, तो आपने कहा सर 3/2। तो आपने कहा सर 3/2, तो आपको वाष्प दाब का सही मान बताना है। ओके जी, और 45 डिग्री सेल्सियस पर बेंजीन का जो वाष्प दाब है वो इतना है, और ऑक्टेन का जो वाष्प दाब है वो इतना है। तो अपने को कुल वाष्प दाब जो है उस डिब्बे के अंदर, कंटेनर के अंदर, निकाय के अंदर वो बता देंगे अपन, बहुत सिंपल है। चलो, वाष्प दाब को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और ये क्या हो जाएगा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भैया, P ऑफ बेंजीन, क्योंकि आप यदि इसका फॉर्मूला देखते हैं Pt का, तो ये क्या होता है P1x1 प्लस P2 कितना, तो भैया x2, और x क्या है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मोल फ्रैक्शन को, यानी कि मोल प्रभाज को। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी कि भाई अपने को दोनों के दाब तो दिए गए ना, P1 P2। अब यदि मैं दोनों का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूं तो ये कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, इजी हो जाएगी, इंटरेस्टिंग तो है ही। तो यदि मैं दोनों का मोल प्रभाज या फिर मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लूंगा तो ये चीज बड़ी सिंपल हो जाएगी। चलो भैया ठीक है जी, ये भी कर लेते हैं। तो x1 और x2 निकाल रहे हैं, मतलब कि यदि इस फॉर्मूले को हम देखेंगे तो Pt इज इक्वल टू हो जाएगा P ऑफ C6H6 x ऑफ, यार रुको ना, इसको एक काम करते हैं, C6H6 को अपन लोग 1 मान लेते हैं, और C8 और H18 को हम लोग जो है 2 मान लेते हैं। चलो, तो इस हिसाब से जो आपका C1 होगा वो क्या हो जाएगा, तो C1 यानी कि आपके बेंजीन के बारे में बात हो रही है। चलिए भैया, तो दोनों के लिए नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, तो यदि मैं x ऑफ C6H6 निकालता हूं तो ये कितना हो जाएगा, तो आपने कहा सर ये हो जाएगा अपना, देखिए दोनों के कुल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे आपके, तो भाई 5 हो जाएंगे। तो बेंजीन के लिए यदि हम मोल प्रभाज निकालेंगे तो वो कितना होगा, तो भैया 3/5 होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो, दोनों का जो अनुपात है वो दिया हुआ है 3/2, मतलब यदि एक आपका 60% है तो दूसरा वाला आपका 40% होगा, मतलब कुल मोलों की संख्या जो है वो 5 आ जाएगी आपकी। दैट्स ऑल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। और मोल फ्रैक्शन यदि हम निकालते हैं ऑक्टेन का तो ये हो जाएगा भैया 2/5, खत्म बात। अब मेरे पास क्योंकि दोनों का मोल फ्रैक्शन है, मैं यहां पर निकालने वाला हूं P टोटल। भाई बेंजीन के लिए कितना दिया है, तो आपने कहा सर 280 दिया है, गुणा उसका मोल प्रभाज कितना है, तो भाई 3/5 प्लस यदि हम ऑक्टेन की बात करें तो इसके लिए दिया हुआ है 420 गुणा 3 नहीं 2/5। यार कैलकुलेट करवाओगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 5 से भाग देते हैं 280 में, 5 से भाग देते हैं 280 में, 5 एकम 5, 5 पाना 25। चलो भैया कितना बच गया, आपने कहा सर 3 बच गया, 56 को 3 से गुणा कर दो, करो जल्दी करो, ठीक है। फिर 5 का दिया हमने तो 5 8 40, अब 2 बच गया, तो 5 चौके 20, तो 84 गुणा 2 इधर पे आ गया, तो 56 दिया कितना आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई 50 दिया आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 6 दिया 18 हो जाएगा, 178 के आसपास, 168 के आसपास, 6 दिया 18 की 8 हाथ की 168 प्लस वहां पर ये 5 से आप काट चुके हो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 8 और 8 आपका 6 आ गया,
फिर 6 और 6 आपका 12 और 1 3 आ गया, और भैया ये 3 हो गया। ये रहा अपना आंसर, एग्जैक्ट वाला आंसर। तो यार ये क्वेश्चन तो मतलब बढ़िया ही सवाल था ये तो। एनसीईआरटी जो है वहां से एक क्वेश्चन उठाया, सीधे सीधे यहां पर पटक दिया। इस क्वेश्चन को आप दो जगह देख सकते हो, पहला क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, दूसरा क्लास 12th का सेकंड चैप्टर। मतलब पहले में आप यदि बात करेंगे देन सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, दूसरे में यदि आप बात करेंगे तो भैया सॉल्यूशन या फिर विलियन वाला जो अध्याय है वहां से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया गया है। ठीक है जी, आपने कहा हाँ सर, चलो नोट करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया समतापीय परिस्थिति है ऊष्मागतिकी यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चन डिजाइन किया गया है। चलिए भाई, तो हम कह रहे हैं कि समतापीय परिस्थिति दी हुई है। समतापीय परिस्थिति है, इसका मतलब ये कि यहां पर आपका जो डेल टी है वो आपका शून्य है, तो ये कंफर्म हो गया कि डेल यू जो है वो भी आपका शून्य हो जाएगा। दैट्स ऑल। चलिए, किसी आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय प्रसरण, हम क्या कह रहे हैं, किसी आदर्श गैस के अनुत्क्रमणीय प्रसरण के बारे में बात हो रही है। मतलब ये कि जब प्रसरण होगा, अनुत्क्रमणीय होगा, तो एस ऑफ उत्पाद कैसा होगा, तो भाई ज्यादा होगा किससे, अभिकारक से। क्या ये समझ में आया? आपने कहा हाँ जी सर, क्लियर है। तो एस उत्पाद ज्यादा होगा, एस अभिकारक जो है स्टूडेंट्स बेटा वो कैसा होगा, आपका कम होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर। इसका मतलब ये होगा कि भैया देखो दोनों जब, तो डेल एस इज नॉट इक्वल टू 0, तो बस ले लो ना आप यहां से, डेल एस टोटल जो होगा वो नॉट इक्वल टू कैसा होगा, 0 होगा। तो पहला नहीं हो सकता क्योंकि ये तो सही है पर ये वाला गलत है, तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा होगा, चौथा नहीं हो सकता। तो ये बड़ा बढ़िया सवाल था थर्मोडायनेमिक्स यानी कि कक्षा 11वीं का अध्याय क्रमांक 6। सीधे सीधे स्टूडेंट्स बुक से उठाकर एक क्वेश्चन पटका गया था। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए, डन 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 डन। हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, क्रॉस चेक अपन ने कर लिया है। भैया दिए गए अणुओं में से कौन सा अध्रुवीय प्रकृति का है? सवाल बहुत बढ़िया है, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें सबके संकरण बताने पड़ेंगे और साथ में राइट, और साथ में सबकी संरचनाएं भी बनानी पड़ेंगी। बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संकरण बताते हैं, चलो आ जाओ। तो भाई POCl3 का कितना हो जाएगा, तो फास्फोरस का 5 और 3 8, और ये हो जाएगा आपका sp3। चलिए इसके लिए हम देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका भाई कितना, तो sp2। ये कितना हो जाएगा, तो भैया ये हो जाएगा आपका sp3d, और ये हो जाएगा आपका sp2। दैट्स ऑल। ठीक है जी, चलिए जी। sp2 भी नहीं होगा इनफैक्ट ये तो, क्योंकि यहां पर आपका एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा, और जब भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है तो संकरण में या हाइब्रिडाइजेशन में कभी कभी एक्सेप्शंस आ जाते हैं। चलिए भाई, सबके हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। POCl3 का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले बनाएंगे। यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन। चलो इसके बाद CH2O का बनाने वाले हम लोग, तो CH2O ये लो भैया, ये लो। इसके बाद SbCl5 का हम बनाने वाले हैं, तो ये आपका Sb हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है जी, और सब जगह पर आप क्लोरीन लगा दीजिए। चलिए इसके बाद आप NO2 का बनाने वाले हैं, और ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहां पर ऐसा, और भैया ये यहां पर ऐसा। चलो कहानी क्लियर। अब यहां पर पूछा गया है कि कौन सा अध्रुवीय प्रकृति का है। इसका मतलब ये कि कहां पर पोलैरिटी नहीं होगी, तो यदि इस वाले पॉइंट को आप ध्यान से देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा आपका शून्य। अध्रुवीय है मतलब द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो आपका शून्य हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जो है वो आपका शून्य हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, आ जाओ। अब हम ये जानते हैं कि भैया डाइपोल मोमेंट जो होता है उसमें डायरेक्शन जो होता है वो धनायन से ऋणायन की तरफ होता है, या पॉजिटिव एलिमेंट से, ठीक है, नेगेटिव एलिमेंट की तरफ होता है। तो भाई ये भी आपका पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है। चलो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है जी, यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब आप जानते हैं कि भैया ये दोनों एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अच्छे काम करते हैं, पहले सारे बना लेते हैं। चलो आ जाओ। और ये लीजिए, और तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, तो
नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ, ये हो गया आपका डायपोल मोमेंट, ये हो गया आपका नेट डायपोल मोमेंट। तो ये जो है नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो पूरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, राइट, ऑक्सीजन से सबको प्यार हो गया, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। इधर पर यदि आप ध्यान से देखेंगे तो स्टूडेंट्स बेटा ध्यान से देखोगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला और ये वाला, ये एक समतल पर है, और जब एक समतल पर 120 डिग्री के आसपास आपके तत्व लगे होते हैं तो वहां पर भी नेट डायपोल मोमेंट कितना आता है भाई, 0 आता है। ऊपर और नीचे वाले का हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहां पर आपका जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो आपका 0 होगा। और यहां पर यदि आप देखेंगे तो भाई 3 नीचे एक ऊपर, रिजल्टेंट नीचे की तरफ होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अध्रुवीय प्रकृति का है ना, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये कि पहला पहला दूसरा और चौथा जो है वो आपके सारे कैसे होंगे, तो अध्रुवीय होंगे, सॉरी ध्रुवीय होंगे, और तीसरा वाला जो है वो आपका कैसा होगा, तो भैया अध्रुवीय प्रकृति का होगा, मतलब ये कि नॉन पोलर होगा। एक बढ़िया सवाल केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक आबंधन से उठाकर पटक दिया गया और अपन ने इसको सक्सेसफुली सॉल्व भी कर लिया। ठीक है, अब इसको बढ़िया से नोट करेंगे। चलिए भाई, तो सी मस्ट बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो आ जाओ और आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं कि निम्न में से किस अवस्था में या व्यवस्था में उनके सामने जो भी बताए गए गुणधर्म हैं, राइट, वो उचित तरीके से जमे नहीं है, क्रम में नहीं है। देख लेते हैं, ठीक है, चलो सवाल तगड़ा है। तो HF है, HCl है, HBr है, H2S है, अम्लीय सामर्थ्य। हाँ जी, अम्लीय सामर्थ्य, ये बिल्कुल सही बात है। अम्लीय सामर्थ्य का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि H+ आयन कौन जितने जल्दी दे सकता है, जो H+ आयन जल्दी से डोनेट करेगा, राइट, उसका अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये जल्दी से H+ आयन डोनेट कर सकता है, और HF से तो भूल जाओ। फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि आप फ्लोरीन से उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो हाइड्रोजन को छोड़ देगा और HF आयन देगा। बात समझ में, तो इसकी अम्लीय सामर्थ्य बहुत कम होगी, H2S की ज्यादा होगी, तो ये सही बात है। दूसरी बात, pKa का मान बढ़ते हुए क्रम में, नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं भैया, देखो ध्यान से देखो, pH, ठीक है, pH और pKa दोनों अलग अलग कहानियां हैं। मतलब ये कि इन सब में आप देखते हैं तो सबसे पहले आप देखो, अम्लीय सामर्थ्य इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो pK का मान कैसा होगा, कम होगा, तो ये कैसा हो गया आपका, गलत हो गया। नीचे जाने की जरूरत है क्या, देख लेते हैं। अम्लीय लक्षण के बढ़ते हुए क्रम में, बिल्कुल भैया, ऊपर से नीचे जाने पर जब आप किसी भी P ब्लॉक के हाइड्राइड की बात करते हैं तो नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ती है और ऊपर जाने पर क्षारीयता बढ़ती है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चौथे नंबर पे हम चलते हैं, ऑक्सीकरण संख्या भी नीचे जाने की तरफ बढ़ती है, तो भैया ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। तो हम बात करेंगे यहां पर बी फॉर क्या, बी फॉर बबलू, बिल्कुल सही बात। चलो बात समझ में आ गई, बी फॉर बाबू, बी फॉर बाबू बिल्कुल कैसा होगा, सही जवाब होगा। और इसके बाद हम चलेंगे इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखना। लास्ट क्वेश्चन, और भैया ये लग गई आपकी सेंचुरी। बात यहां पर हो रही है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए आर्हेनियस समीकरण की। अरे बहुत शानदार, किसके लिए हो रही है, आर्हेनियस समीकरण की बात हो रही है, और इसके जो ढाल का मान दिया हुआ है, यानी कि स्लोप दिया हुआ है, इसके लिए जो ढाल का मान दिया है यानी कि स्लोप दिया गया है, भाई वो कितना दिया गया है, राइट, तो वो दिया गया है -5 × 10⁻³ केल्विन। ठीक है जी, इस अभिक्रिया के लिए आपको सक्रियता की ऊर्जा या फिर एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो आपको बतानी है, राइट, और R जो है उसका मान दिया गया है। कैसे करोगे बताओ, जल्दी बताओ कैसे करोगे। सीधे सीधे इक्वेशन रखनी है, अपन हीरो बन जाएंगे इक्वेशन रख के। ठीक है, चलो, बहुत इजी क्वेश्चन। तो कैसे होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई। आप जानते हो कि यहां पर जब आप log k लिखते हो, बात समझ में, तो भैया log k आपका होता है log a, ठीक है, -EA डिवाइड बाय RT, यही होता है क्या। ln के साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसमें मेरे को 2.303 लगाना पड़ेगा, यही होगा। यस सर, यही तो भाग होगा। और यदि हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो भाई ln k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a -EA डिवाइड बाय R, और यहां पर 1/t होगा।
तो इन्होंने जो ग्राफ बनाया हुआ है उसमें इन्होंने दो चीजें ली गई हैं, एक तो ln k के बीच में ग्राफ बना है और 1/t के बीच में ग्राफ बना है। तो भाई सीधी सी बात है कि जो चीज यहां पर आएगी वो अपनी कांस्टेंट है और जो कांस्टेंट है वो अपना स्लोप हो जाएगा, ढाल हो जाएगा। तो ये वाला जो भाग है ये क्या हो गया, अपना ढाल हो गया। मतलब ये कि यदि मैं इसको लिखूं तो मुझे मिल रहा है EA या -EA डिवाइड बाय R इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 केल्विन 3। क्या ये कहानी क्लियर? आपने कहा हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर, क्योंकि हमने क्या किया, ढाल का मान यहां पर दिया गया था, हमने समीकरण देखा, हमने समीकरण की वैल्यू लिखी और सीधे जब हमने कंपेयर किया तो हमें वो इंफॉर्मेशन मिली। अब क्या बचा? अरे भैया अब तो सब कुछ बहुत ही इजी हो गया और EA इज इक्वल टू क्या हो गया, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू यहां पर आप R कर देंगे, आपको सीधे उठा के पटकनी है R की वैल्यू और आंसर जो है वो आपके सामने एकदम सर झुका रहा होगा। खत्म खेल, ये लो कर लो। तो ठीक है, 8 पंजे 40 होता है, 10 टू द पावर 3 है आपका, तो ये सीधे सीधे ऐसा हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 5 इंटू 8.31 इंटू 10 टू द पावर 3, तो आप उसको किलो वगैरह में भी लिख सकते हो। एंड 5 इंटू 8.314 किलो, राइट, जूल प्रति मोल, क्योंकि R का जो आंसर है वो किलो जूल प्रति मोल में दिया हुआ है। बात समझ में आ रही है? और केल्विन भी दिया है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। खैर ठीक है, चलिए भाई, तो ये आपका हो जाएगा। अब यहां पर पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, तो जहां कैलकुलेशन आया आप सीधे KG2 के बच्चे बन जाते हो, पूरा कैलकुलेट करते हो, उसमें लगता है बच्चों टाइम, और वो टाइम लगने के कारण फिर दूसरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, 8 पंचे 40 है ना, 0.314 है ना, इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये 40 से थोड़ा सा कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब भैया आप यहां पर देखो, ये क्या 40 से तो दैट्स ऑल, और यही अपना क्या हो जाएगा भाई, सही जवाब हो जाएगा। अब ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पूरा आप कैलकुलेट कर रहे हैं, और देखो कंफ्यूजन के लिए 83 दो बार दिया हुआ है, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, राइट। तो जरूरी नहीं है कि ये सब कंफ्यूजन के लिए दिया रहता है, अपने को कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल बने रहना है। और ऐसे ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बना आपके लिए हमेशा बना रहेगा कौन, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, क्योंकि यहां पर जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन पेपर कंप्लीट किया, ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे और आप लोगों की पूरी तैयारी करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या होगा इसके लिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, आपको जाना होगा गूगल पे और सर्च करना होगा मैग्नेट ब्रेन्स, आपका अपना फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसे आप यहां पर जाएंगे इस पेज पर, यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले, भैया ये देखो ये सारे कोर्सेज है फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की, 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ आपको मिलने वाला है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बुक्स और ई बुक्स भी डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक जो है वो अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मत परेशान होइए, बढ़िया तरीके से हम अगला पेपर भी करने वाले हैं। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। यदि कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में उसे हमसे पूछ सकते हैं। हम मिल रहे हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।